नमस्कार। हमारा YouTube पर चैनल है साहित्य, संगीत और सिनेमा। उसके लिए आज हम वरिष्ठ और सुप्रसिद्ध रंगकर्मी और फिल्म कलाकार, अनेक विधाओं में प्रतिभावान निदेशक, मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के निदेशक आलोक चटर्जी हैं। आज हम उनसे ही बातचीत करने जाने वाले हैं और उनका एक संक्षिप्त परिचय मैं आपको बता रहा हूँ। जन्म दमोह 11 जून 1961, प्रारंभिक शिक्षा जबलपुर, 1981 से 84 तक रंगमंडल भारत भवन के प्रारंभिक सदस्य और अभिनेता के रूप में 6 वर्ष कार्य। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली बैच 1987 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के साथ अभिनय का डिप्लोमा। वर्तमान में मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय भोपाल में अभिनय प्रमुख। दोस्त संस्था के सचिव एवं स्वतंत्र रंगकर्मी श्री चटर्जी अब तक 350 से अधिक नाटकों में अभिनय, 172 नाटकों का निर्देशन। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय, फिल्म एवं टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे, सत्यजीत रे फिल्म इंस्टीट्यूट, भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ और दिल्ली फिल्म इंस्टीट्यूट में अतिथि व्याख्याता हैं। आप अनुपम खेर के एक्टर्स प्रिपेयर मुंबई 1995 के पहले प्रधानाचार्य भी रह चुके हैं। सागर विश्वविद्यालय में अभिनय प्रशिक्षक, मानव संसाधन मंत्रालय में अभिनय शैलियों पर शोध हेतु फेलोशिप। बीवी कारंत, बंसी कौल, रतन थियम, प्रसन्ना बेरीजॉन, जॉर्ज लेवार्डो, जॉन मार्टिन, राम गोपाल बजाज एवं मोहन महर्षि के नाटकों में शीर्ष भूमिकाएं। लगभग 80 रेडियो नाटकों में अभिनय। दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के वरिष्ठ अभिनेता। 4 नाटकों मोलियर, आज का गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक का लेखन, जनशत्रु एवं फादर का हिंदी अनुवाद, 60 कहानियाँ एवं 45 कविताओं की मंच प्रस्तुति एवं निर्देशन। राष्ट्रीय दूरदर्शन के लिए रंगमंच की यात्रा, 13 एपिसोड लेखन एवं नरेशन। आलोक जी नमस्कार। 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 आपने मतलब अभिनय और लेखन, निर्देशन और शिक्षण तीनों में आपकी इतनी तपस्या है, उसके बावजूद आज भी आप थिएटर से जुड़े हैं और सिखा रहे हैं। ये पहले तो मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के बारे में कुछ जानना चाहते हैं सर? मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय 17 जून 2011 को राज्य सरकार संस्कृति विभाग के अंतर्गत गठित हुआ है और इसमें 26 सीटें हैं। सरकार द्वारा स्कॉलरशिप सबको मिलती है और अखिल भारतीय लेवल पर इसका कंपटीशन होता है विज्ञापन निकलने के बाद, और लगभग 12 से 14 राज्यों के लोग मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय में अध्ययन करते हैं। अभी वर्तमान में 9वां सत्र चल रहा है और आगे 10वां बैच शुरू होगा। पहला दशक नाट्य विद्यालय का कंप्लीट हो रहा है और इस नए दशक में हम पहले एक किराए के भवन में थे एलबीटी के श्यामला हिल्स पे, वहाँ से अभी 1 जुलाई को ही हम लोग इस नए परिसर में आए हैं। ये संस्कृति भवन की जगह है, सरकार की अपनी जगह है। और नाट्य विद्यालय अपने विद्यार्थियों को पास आउट होने के बाद 15 ऐसे लोग जो अच्छा काम किए हैं ज़्यादा, उनको 1 साल की इंटर्नशिप भी देता है कि आप अपने इलाके में जाइए, ग्रुप बनाइए, नाटक कीजिए। नाटक होने में क्या समस्या होती है इसका सामना कीजिए, क्योंकि नाट्य विद्यालय में तो आपको सरकारी सुविधा है, तो आपको सेट, लाइट, कॉस्ट्यूम, आने जाने के लिए गाड़ी सब मिल जाता है। बाहर जब जाते हैं तो रिहर्सल कहाँ करें इसके लिए ही परमिशन लेनी पड़ती है। नाटक के लिए लड़के लड़कियाँ कहाँ से लाएं, बजट कहाँ से लाएं, उससे एक सीधा उनकी ट्रेनिंग भी हो और उस इलाके में जहाँ से वो आए हैं वहाँ रंगकर्म में कुछ उनका योगदान भी हो। और हर तीसरे महीने में उनको एक 40 मिनट से 1 घंटे की एक नाट्य प्रस्तुति तैयार करनी होती है अपने निर्देशन में। तो एक विद्यार्थी को 1 साल में 4, 3 चौको 12, तो 15 लोग को दी जाती है। तो लगभग 120-130 नाट्य प्रस्तुतियाँ हमारे पास आती हैं। उसमें से बेस्ट 10 हम चुनते हैं और उनका एक नवागत नाट्य समारोह भी करते हैं। ये एक तरह से नए विद्यार्थियों को पास आउट होने के बाद
काम करने की सुविधा, अवसर और प्रमोशन भी है। भविष्य में नाट्य विद्यालय और अपने कार्यक्रमों को बढ़ाएगा। मैंने पिछले वर्ष बाल रंगमंच कार्यक्रम की शुरुआत की थी और बच्चों के वर्कशॉप और उनकी प्रस्तुतियाँ अलग अलग संस्थाओं के सहयोग से कराए थे। इसके अलावा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का जो बनारस केंद्र है वो और मानसिंह तोमर विश्वविद्यालय ग्वालियर, कालिदास अकादमी उज्जैन, इनके सहयोग से हमने सेमिनारों का आयोजन नाट्य विद्यालय में अपने विद्यार्थियों के लिए किया था। आने वाले दिनों में हम मध्य प्रदेश के सुदूर इलाकों में जो रंगकर्मी काम कर रहे हैं इनसे सीधे नाट्य विद्यालय के कार्यक्रमों को जोड़ेंगे, ताकि मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय सिर्फ भोपाल में कार्यरत है ऐसा नहीं, उसमें सिर्फ 26 विद्यार्थियों के लिए कार्यरत है ऐसा नहीं, बल्कि वो पूरे प्रदेश के रंगकर्मियों के लिए भी कार्यरत हो अपनी योजनाओं में, ऐसा प्रयास हमारा रहता है। सर, ऐसा होता है कि जैसे कि एनएसडी में और एनएसडी के बाद जो पास आउट होता है, आज की जो पीढ़ी है उसके बाद तुरंत मुंबई चली जाती है। यहाँ पर जब आपके कोर्स के कंप्लीट होने के बाद, जैसा कि आप बता रहे हैं, साल 2 साल हम उनको इंटीरियर में भेजते हैं, उनके निर्देशन में नाटक होता है, तो आज की पीढ़ी वो करने को तैयार है, उतना उसको धैर्य है? देखिए, धैर्य की कमी की जो बात है, हाँ, कुछ प्रतिशत तक ये बिल्कुल सही है। अधिकांश लोग का टारगेट मीडिया और बॉम्बे होता है। मैं इसमें कुछ भी गलत तब तक नहीं मानता जब तक समाज रंगकर्मियों का आर्थिक पक्ष सुदृढ़ ना कर दे। अगर एक रंगकर्मी का आर्थिक पक्ष सुदृढ़ नहीं होगा, वो जवानी में 22 साल तक अपने शहर में कर रहा है, उसके बाद एनएसडी या एमपीएसडी कर रहा है, हो गया वो 25-26 साल का, वो सरकारी नौकरी के लिए भी अप्लाई नहीं कर रहा, घर से मिडिल क्लास है, बहनों की शादी करनी है, पिताजी रिटायर हो रहे हैं, माँ बीमार रहती है, बड़े भैया शादी बाद अलग हो गए, ये समाज में रहता है वो, तो उसको भी तो बिजली का बिल देना है, मकान किराया देना है, राशन देना है, उसने भी शायद प्रेम विवाह किया हो, उसे भी बच्चे पालने हैं। सवाल ये है कि क्या हम समाज के रूप में रंगकर्मियों को वो स्थिति दे पाए हैं जो पहले पारसी रंगमंच में थी कि टिकट से चलता है, या बंगला रंगमंच टिकट से चलता है, मराठी रंगमंच टिकट से चलता है, वो सरकार के अनुदान पर या उस तरह की स्पॉन्सरशिप्स पे ज़िंदा नहीं है। तो हमारे यहाँ हिंदी रंगमंच में वो स्थिति नहीं है, इसलिए लोग एनएसडी हो, बीएनए हो, एमपीएसडी हो, सब करने के बाद अधिकांश लोग बॉम्बे चले जाते हैं और उनको चुनने का अधिकार है। लेकिन फिर भी 20% 30% लोग हमेशा से ऐसे हैं जो रंगकर्म को ही अपना भविष्य और जीवन बनाकर देख रहे हैं। तो उनके लिए भी तो कुछ सोचना है, उनके लिए भी तो कुछ रास्ते होने चाहिए। तो इस तरह की योजनाएं हैं। नहीं, आपका इसमें लगता है कि आपका सब कुछ इतना अच्छे एक्टर, निर्देशक, सब कुछ होने के बाद, और आपका सर्कल इतना बड़ा एनएसडी का, एफटीआई का, और जो आपके जो कलीग्स हैं आपके साथ जिन्होंने अभिनय सीखा, बाद में वो इतने सफल हैं फिल्म इंडस्ट्री में, उनकी तरफ से भी आपको कई प्रस्ताव आते हैं, निर्देशकों की तरफ से भी आते हैं, लेकिन आपको ये ग्लैमर प्रभावित क्यों नहीं कर पाया? मुझे ग्लैमर प्रभावित शायद इसलिए नहीं कर पाता, मैं अपनी स्मृतियों में जाऊं। मैंने 1982 में रंगमंडल भारतभवन के साथ अपना प्रोफेशनल कैरियर शुरू किया। तो मंच पर वो जो सब कुछ अच्छा हो, मंगल कामना, उसके लिए जर्जरी पताका लगाते हैं ना संस्कृत नाटकों में, वो लगाने आए थे शंभू मित्रा, और एक वर्कशॉप आयोजित की गई थी हम अभिनेताओं के लिए कि थिएटर क्या है और एक्टिंग क्या है आपको समझाएंगे वर्कशॉप में। वो वर्कशॉप कौन ले रहे थे? पीटर ब्रूक। तो हमने विजय तेंदुलकर को देखा, बादल सरकार को देखा, गिरीश कर्नाड को देखा, तो हमें लगा असली स्टार तो ये लोग हैं, बाकी लोग तो वहाँ
एक समय के लिए स्टार हैं, और जब वो समय गुजर जाता है तो फिर दूसरा कोई स्टार होता है। लेकिन रंगमंच में गिरीश कर्नाड स्टार हैं तो उनके साथ तेंदुलकर भी स्टार हैं, तो बादल सरकार भी स्टार हैं, तो मोहन राकेश भी स्टार हैं, तो कालिदास भी स्टार हैं, तो चेखव भी स्टार हैं। इसका मतलब जो भी अच्छा काम करे वो स्टार हैं। इतना बड़ा माध्यम है। दूसरा, हमारे रंगुरू कारंत साहब, उन्होंने जिंदगी में 3 फिल्में बनाई। पहली फिल्म में बेस्ट फिल्म डायरेक्टर का अवार्ड मिला, और दूसरी और तीसरी फिल्म में बेस्ट फिल्म, और तीसरी में बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर का अवार्ड मिला। तो उनने सिनेमा छोड़ दिया कि इसमें कोई चैलेंज ही नहीं है, मैं जितनी बार करता हूँ अवार्ड मिल जाता है। लेकिन अगर मृच्छकटिकम करूँ और स्कंदगुप्त करूँ तो हमेशा सोचना पड़ता है कि मृच्छकटिकम तो हिट नाटक है, लेकिन प्रसाद के नाटक अभी हिट नहीं हुए, तो उसको कैसे अच्छा बनाना है। तो ज़्यादा चैलेंजिंग रंगमंच लगता है। तो गुरु ही ऐसे मिले, वो स्वयं पद्मश्री थे, एनएसडी के डायरेक्टर थे, और फिर यहाँ पर आए थे, और उन लोगों ने उनने हम जैसे अनगढ़ लोगों को चुना था कि इनको कलाकार बनने की दिशा में प्रेरित करना है, रादर देन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के ट्रेंड लोग लें। इसलिए 14 राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के लोगों ने भी इंटरव्यू दिया था, लेकिन उन्होंने ले ही नहीं किया। उन्होंने कहा आप लोग कहीं भी काम कर सकते हैं, मुझे थोड़े अनगढ़ लोग चाहिए, गुना के, जबलपुर के, रायपुर के, ऐसे विदिशा के ऐसे लोग थे। फिर मैंने रंगमंच में नसरुद्दीन शाह को परफॉर्म करते देखा, डॉन जुआन इन हेल। मुझे लगा कि मुझे नसरुद्दीन शाह साहब का पूरा सिनेमा का काम एक तरफ और वो थिएटर का परफॉर्मेंस एक तरफ, वो ज़्यादा भारी लगा। फिर मैंने उनका दूसरा प्ले देखा, गिरीश कर्नाड का बली। मुझे लगा कि ये आदमी स्क्रीन पर इतना अच्छा तो कभी नहीं लगा जितना अच्छा इस पे लगता है, जितना प्रभावशाली इसमें लगता है। तो उनका सर्वोत्कृष्ट रूप भी रंगमंच पे ही मैंने देखा। तो मुझे लगा कि सब लोग एनएसडी आते हैं या रंगमंडल आते हैं या कहीं जाते हैं और बॉम्बे चले जाते हैं 2-4 साल बाद, तो कोई तो ऐसा होना चाहिए ना जो थिएटर में ही रुका रहे, जैसे हमारे गुरु लोग रुके रहे। नहीं तो वो लोग नहीं रुकते तो हम लोग को सेलेक्ट कौन करता, थिएटर में लाता कौन। तो हमारी पीढ़ी में से अगर 14 लोग चले गए तो 4 लोग को रुकना भी चाहिए जी। तो मैं रुका रहा। तो मुझे स्टारडम ने कभी प्रभावित नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो स्टारडम मीडिया का या पैदा किया हुआ पेपराजी टाइगर है, वो कागजी शेर है। वो एक समय के बाद पैदा किया गया है, वो धूमिल हो जाएगा। लेकिन रंगमंच में आप अपने चेहरे की हर झुर्री के साथ एक नया अनुभव लेके आते हैं जीवन का। हर पकते बाल के साथ आप अनुभूति की एक नई लहर लेके आते हैं संवेदना के साथ। वो सिनेमा में पॉसिबल नहीं है। दूसरा, एज एन एक्टर अगर मैं सोचूं, दिलीप साहब का बेस्ट काम मुझे लगता है गंगा जमुना, बच्चन साहब का बेस्ट काम लगता है दीवार। लेकिन ये दोनों चाहें भी तो अपने उस परफॉर्मेंस को आगे ग्रो नहीं कर सकते। वो एक बार जो रिकॉर्ड होके एडिट होके रिलीज़ हो गया फाइनल प्रिंट, वो हो गया। लेकिन रंगमंच में जब मैं नट सम्राट करता हूँ, डेथ ऑफ ए सेल्समैन करता हूँ, हैवदन करता हूँ, हर शो नया अनुभव है, क्योंकि नए दर्शक हैं, नया स्पेस है और प्रयोग है। तो प्रयोग में कभी सफलता, कभी असफलता, कभी बहुत सफलता, ये सब मिलती है और हर परफॉर्मेंस नया होता है। सिनेमा टेलीविज़न में एक बार वो रिकॉर्ड होके जब रिलीज़ हो गया, वही उसका फाइनल प्रोडक्ट है, उसमें फिर कोई आगे फर्दर डेवलपमेंट की गुंजाइश नहीं है। लेकिन रंगमंच चिरंतन सर्वांगीण विकास पथ का एक सोपान है, उसका कोई मुकाबला नहीं। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि रंगमंच के प्रति जितना समर्पण और डूब कर और सब कुछ वैभवता और जो ग्लैमर को छोड़कर भी रंगमंच से जुड़ा हुआ कलाकार होता है, लेकिन आज भी और पहले से और आज भी इस दौर में भी रंगमंच रंगकर्मी संघर्ष कर रहा है। निश्चित रूप से उसको अभिनय की दृष्टि से संतुष्टि मिल रही है, लेकिन आर्थिक रूप से और श्रोताओं की तरफ से और मीडिया की तरफ से ये आज भी वो उसके लिए संघर्ष कर रहा है। तो क्या ये इसके लिए किसी को, आप जैसों को, इतना तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक आंदोलन की ज़रूरत लगती है कि जैसे कि समाज ने, और चाहे वो पॉलिटिकल हो या कोई भी हो,
क्यों कलाकार थिएटर का उस अभिनय के नाम पे तो सब जानते हैं, लेकिन वो जो उसकी सुविधाएं हैं और जो सुरक्षित जीवन के प्रति, या तो कुछ ऐसा हो जाए कि थिएटर में संगीत नाटक अकादमी है, फिल्मों में किसी फिल्म को फिल्म फेयर मिल जाए, कलाकार को मिल जाए, या ऑस्कर उधर होता है विदेश में, इस तरह से कोई अवार्ड या पद्मश्री से लेबल लग जाता है कि ये पद्मश्री है। थिएटर में थिएटर रंगकर्मी को कुछ ऐसा अवार्ड जो स्थापित कर दे कि हाँ अब इसका नाटक देखना चाहिए, जाना चाहिए, क्या होना चाहिए जो आम दर्शक भी उसके नाटक को देखने आए? देखिए, मैंने पहले ही कहा, सामाजिक सुरक्षा आर्थिक रूप से रंगकर्मी को मिलनी चाहिए, तो पहला सवाल है जी। लेकिन एक सवाल ये भी है, कौन देगा सर वो? मैं बता रहा हूँ आपको, जब मैंने थिएटर करना शुरू किया था तो हमारे समय में थिएटर में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं थी कि आप को कोई स्कॉलरशिप, कोई फेलोशिप, कोई ग्रांट मिलेगी। लेकिन पिछले 15 सालों से युवाओं के लिए स्कॉलरशिप है, सीनियर्स के लिए जूनियर और सीनियर फेलोशिप है, ग्रुप चलाते हैं तो सैलरी ग्रांट है, फेस्टिवल ग्रांट है, ग्रुप नहीं चलाते तो इंडिविजुअल ग्रांट है, संगीत नाटक अकादमी और मंत्रालय के अपने कार्यक्रम हैं, राज्य सरकारों की अकादमियों के अपने कार्यक्रम हैं। अब रंगमंच में भूखा मरने की कोई बात नहीं है कि रंगमंच करूंगा तो खाना कहाँ से खाऊंगा। अब तो सवाल ये है कि आपके लिए पैसा है, पर क्या आप थिएटर में 20 साल रुकोगे? क्या आपकी प्रतिबद्धता और कटी है कि नहीं? जब थिएटर में कोई स्कीम नहीं थी तब तो लोग रुक गए। जब थिएटर में कोई ग्रांट नहीं थी, कोई पैसा नहीं था, तब तो थिएटर में लोग रुक गए, और तभी सर्वश्रेष्ठ काम हमारे सामने आता है। लेकिन जब से हम ग्रांट वाला और अनुदान वाला रंगमंच देख रहे हैं, कौन सा महान नाटक रंगकर्मियों ने पैदा किया है, कौन सा महान नाटक लिखा गया है, मुझे बता दीजिए। घासीराम कोतवाल या आषाढ़ का एक दिन या हैवदन के मुकाबले में, या बंसी कौल, M.K. रैना, बैरी जॉन, B.V. कारंत, B.M. शाह, कौन सा बड़ा डायरेक्टर पैदा कर लिया हमने, कौन सा बड़ा म्यूजिक कंपोजर पैदा कर लिया हमने। सुविधा नहीं थी तब भी लोग काम कर रहे थे, सुविधा है तब भी लोग काम कर रहे हैं। लेकिन रंगमंच कभी भी इंडस्ट्री नहीं है, उद्योग नहीं है, इसलिए यहाँ आप लोगों की भीड़ नहीं दे सकते। ये मास का नहीं, क्लास का माध्यम है। एक सिनेमा को एक ऑटो चलाने वाला भी देखता है और एक PhD करने वाला भी, लेकिन रंगमंच का दर्शक ज़रूरी नहीं कि PhD वाला हो और ऑटो चलाने वाला हो। उसका दर्शक मिडिल क्लास का भी हो सकता है, उसका दर्शक युवा विद्यार्थी भी हो सकता है, उसका दर्शक गृहिणियाँ भी हो सकते हैं, दफ्तरों में काम करने वाले लोग भी हो सकते हैं, और साथ में सब्जी बेचने वाला, ठेले चलाने वाला, ऑटो चलाने वाला और PhD करने वाला भी रंगमंच के दर्शक होते हैं। रंगमंच का क्षेत्र इतना विशाल है, और रंगमंच 500 लोग देखते हैं, थिएटर सिनेमा 5 करोड़ लोग देखते हैं। लेकिन 5 करोड़ लोगों के दिमाग पर एक साथ उतना बड़ा असर सिनेमा कभी नहीं छोड़ता जितना 500 लोगों द्वारा देखे जाने वाला नाटक छोड़ता है। क्योंकि नाटक में सब कुछ आपकी आंखों के सामने जिंदा हो रहा है और आप जिंदा देख रहे हैं, तो जिंदा से जिंदा का मिलन है ये। यहाँ कोई लेंस नहीं है, रिकॉर्डिंग नहीं है, एडिटिंग नहीं है, मशीन नहीं है, आदमी से आदमी का सीधा संवाद है। इसलिए मैन टू मैन कांटेक्ट होने के कारण जब तक पृथ्वी पर मनुष्य है और पृथ्वी पर मनुष्य को सांस लेने की आवश्यकता है, तब तक रंगमंच की आवश्यकता पड़ेगी। चाहे आप सैटेलाइट ले आइए, चाहे आप केबल ले आइए, चाहे आप DTH ले आइए, चाहे आप नेटफ्लिक्स ले आइए, अमेज़न ले आइए, आप टाटा स्काई पे थिएटर दिखा दीजिए, बिग टीवी पर दिखा दीजिए, लोग फिर भी रवींद्र भवन, भारत भवन नाटक देखने आएंगे, क्योंकि नाटक जिंदा मामला है, सामने का मामला। आपने कहा कि लेखन की बात आई, तो अगर हम ये बदलते दौर में पीछे जाते हैं, तो जैसे विजय तेंदुलकर साहब और भारती जी, ऐसे और पीछे भी जाते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनके नाम आते हैं, तो आपको उस दौर से लेकर आज के दौर तक कुछ नाटक लेखकों के नाम बताएं कि तो हमारी नई पीढ़ी को भी जानने को मिलेगा लेखक
की दृष्टि से उन्होंने वो नाटक लिखा और आज के बदलते दौर में आज के दौर का लेखक, नाट्य लेखक। नहीं, कई नाटककार ऐसे हैं जिनके नाटकों को करे बगैर हम भारतीय नाट्य परंपरा को नहीं समझ सकते। जैसे हमें भारतेंदु का विद्या सुंदर, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा नाटक पढ़ने और करने पड़ेंगे। हमें जयशंकर प्रसाद का ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त और अजातशत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ पढ़ने लिखने पड़ेंगे। उसके बाद हमें भगवती चरण वर्मा के उपन्यास पढ़ने पड़ेंगे, कहानी पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद हमें उपेंद्र नाथ अश्क के नाटक पढ़ने पड़ेंगे, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के एकांकी पढ़ने पड़ेंगे, वो पूरा एक युग है। उसके बाद 55 के युग में कमलेश्वर और राजेंद्र यादव और मोहन राकेश की त्रयी आती है, नई कहानी आती है और मोहन राकेश फिर नाटक लिखना शुरू करते हैं। विजय तेंदुलकर, मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन हो या आधे अधूरे, दोनों ही अच्छे हैं, लहरों के राजहंस भी। विजय तेंदुलकर का खामोश अदालत जारी है, गिद्ध, कमला, अंजी, पंछी ऐसे आते हैं, जाति पूछो साधु की, घासीराम कोतवाल, ऐसे कितने नाटक हैं जो करने पढ़ने के लिए प्रेरक हैं। गिरीश कर्नाड का हैवदन, ययाति, अंजू मल्लिगे, ये नाटक पढ़ने के लायक हैं। अग्नि और वर्षा, ये आधुनिक रंगमंच के प्रेरक नाटक है। बादल सरकार का बड़ी बुआ जी, अंत नहीं, बाकी इतिहास, जुलूस, भोमा। उसके बाद भारती जी का अंधा युग, उससे बड़ा काव्य नाटक तो लिखा ही नहीं गया। उसके बाद फिर और आते हैं तो आपको भुवनेश्वर बाबू के नाटक मिलते हैं। तांबे के कीड़े, जो पहला एब्सर्ड प्ले है दुनिया का, वेटिंग फॉर गोडो से भी पहले लिखा गया है वो, तो भुवनेश्वर बाबू के नाटक हैं। और फिर समकालीन नाटककारों में हम पाते हैं कि अपने अपने प्रदेशों में आंचलिक भाषाओं में लिखने वाले लोग भी हैं। हमारे मध्य प्रदेश में इन दिनों युवाओं की एक पीढ़ी है जो बहुत अच्छा लिख रही है, जिसमें जबलपुर के आशीष पाठक हैं, सीधी के प्रसन्न सोनी हैं, विशाल कलम्बकर हैं, इंदौर के योगेश त्रिपाठी हैं, रीवा के। इनके नाटक लिखे जा रहे हैं, छप रहे हैं और खेले जा रहे हैं। तो नए नाटक जब तक नहीं आएंगे और खेले नहीं जाएंगे तो कोई भी रंगमंच तब तक विकसित कैसे होगा। और अब मुकाबला ये है कि कोरोना काल के बाद किस तरह के नाटक लिखे जाएं, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो, बहुत ज़्यादा फिजिकल या इंटीमेट ना हो और बात कह दी जाए। क्योंकि अब करने का ढंग, अभिनय का ढंग, डिज़ाइन का ढंग, लेखन का ढंग रंगमंच में बदलेगा। अब वो पारंपरिक ढंग से चल यार अपन चलते हैं, नहीं नहीं, इतना तो जाना ही नहीं है, छूना तो है ही नहीं, चल यार चलते हैं। तो अभिनय शैली से लेकर सब कुछ बदलना पड़ेगा, डिज़ाइन तक बदलना पड़ेगा, क्योंकि जीवन की पद्धति बदल गई है। आपने कभी पहले किसी ऑफिस में किसी डायरेक्टर के कमरे में सैनिटाइज़र नहीं देखा होगा, वो टेम्परेचर मीटर नहीं देखा होगा जो रखा हुआ है। तो ये टेम्परेचर मीटर और सैनिटाइज़र इसलिए आया ना क्योंकि कोरोना आया तो एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ी। तो अब ऑडिटोरियम में भी ये दिखेगा आपको, थिएटर ऑडिटोरियम में भी दिखेगा ना अब ये। तो अब ये आपको स्टेज पे और नेपथ्य पे भी रखना पड़ेगा ना। तो सिर्फ ये सैनिटाइज़र की बात नहीं है, बात है कि अब नाटक किस तरह के होंगे। अब घासीराम कोतवाल कैसे करेंगे आप, अंधा कैसे करेंगे, आषाढ़ का एक दिन कैसे करेंगे, हैवदन कैसे करेंगे। अब आपको अलग ढंग से नाटक लिखना पड़ेगा और उसकी डिज़ाइनिंग अलग ढंग से करनी पड़ेगी। और खचाखच भरे हॉल का ज़माना गया, 2-2 मीटर पर एक एक दर्शक बैठा है, आधा लगभग हॉल भरा है, इतने से ही आपको सोचना पड़ेगा कि काफ़ी दर्शक है। भारत में नाटकों पर कम फिल्में बनी हैं, उपन्यासों पर बनी हैं बहुत फिल्में, लेकिन पश्चिम में नाटकों पर ज़्यादा फिल्में बनती हैं। तो यहाँ क्या कारण है? इसलिए कि पश्चिम में जो सिनेमा है वहाँ का क्राफ्ट बड़ा क्लियर है। क्राफ्ट ये है कि आप पहले यूनिवर्सिटी लेवल पर थिएटर में ग्रेजुएशन लेवल का कोई कोर्स कीजिए या हायर सेकेंडरी के बाद कोई 5 साल का ड्रामा स्कूल का कोर्स कीजिए।
उसके बाद ही आपको टेलीविज़न पर काम मिलेगा। टेलीविज़न में जब आपका कोई काम हिट हो जाएगा तभी आपको पहला सिनेमा मिलेगा। ऐसा नहीं होता है कि ये अमृतसर से आए हैं इनको सिनेमा मिल गया, ये भोपाल से आए हैं इनको सिनेमा मिल गया। आप पहले 5 साल थिएटर किए कि नहीं, 3 साल टीवी किए हैं कि नहीं, 8 साल के बाद पहला सिनेमा। इसलिए वहाँ 22 साल 23 साल में कोई लॉन्च नहीं होता, वहाँ 28 30 32 में लॉन्च होते हैं, 40 में हिट होते हैं और 70 तक आदमी एक्टिंग करता रहता है। हमारे यहाँ 20-22 में एक्टिंग करना शुरू करता है, 28 में रिटायरमेंट हो जाता है उसका। तो बहुत इंस्टेंट है। दूसरा, वहाँ कोई 10th पास हीरो हीरोइन नहीं है। इसलिए नहीं क्योंकि आपको ग्रेजुएशन और थिएटर का कोर्स ये तो करना ही पड़ेगा। ब्रैड पिट आर्किटेक्ट है, ऐसा नहीं है बोले कि 10वीं का पढ़ाई छोड़ दी थी या बीकॉम में सप्लीमेंट्री आई थी क्योंकि अभिनेता बनने का सपना था। सपना ठीक है, ग्रेजुएशन अपनी जगह है, वो करना पड़ेगा। तो पढ़े लिखे लोग जब सिनेमा करेंगे तो सिनेमा भी ज़्यादा बेहतर करेंगे। इसलिए हॉलीवुड के सिनेमा में शूटिंग का टाइम सबसे कम होता है, सबसे ज़्यादा समय होता है पटकथा लेखन का। 2 साल, एक फिल्म के लिए 2 साल फिल्म लिखी जाती है, शूटिंग 35 दिन में हो जाती है। हमारे यहाँ फिल्म के सेट पर कई बार, सर ये देख लीजिए, ये डायलॉग लिखा है, ये ठीक रहेगा? नहीं नहीं, मैं इसको थोड़ा सा बदल के बोलूँगा। अच्छा ठीक है सर, जैसा आप चाहें। अब कहाँ से उसमें आप बनाओगे कोई क्लासिक? आपकी बात याद आ रही है, यश चोपड़ा जी ने एक बार कहा था कि फिल्म बनती है टेबल पर, मतलब स्क्रिप्ट और एडिटिंग, बाकी शूटिंग तो पिकनिक है। बिल्कुल, आप सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल। क्योंकि शूटिंग में आपने जो सोचा है उसी को रिकॉर्ड कर रहे हो आप। ऐसा कुछ नहीं है जो आप उस समय नया सोच रहे हो। आपने सोचा है कि मैं ये शॉट ऐसे लूँगा, कैमरा ऐसे मूव करेगा, यहाँ पे ख़त्म होगा, कट, नेक्स्ट शॉट, यहाँ से कैमरा पैन करेगा, क्रेन पे जाएगा। तो आप जो शूटिंग में कर रहे हैं अपने सोचे हुए को ही रिकॉर्ड कर रहे हैं ना। तो इट्स अ पिकनिक बेसिकली। जब आपने स्क्रिप्ट पे काम किया था और जब आप शूटिंग के हिस्से को एडिटिंग टेबल पे ले जाओगे, सिनेमा वहाँ बन रहा होगा। अच्छा, आज भी हम देखते हैं सर, अब नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कई जो NHD के और जो थिएटर के कलाकार हैं वो तो बड़े बड़े स्टारों को भी बोलते हैं उनको एक्टिंग नहीं आती, जो आपकी भाषा दूसरी होगी मेरी। तो अभी जैसे एक शूटिंग पे सलमान और नवाजुद्दीन थे, तो कोई बातचीत चली कि भाई तुम स्टार हो, और नवाजुद्दीन को कहा भाई तुम एक्टर हो। तो सलमान ने बताया कि एक्टर और स्टार में ये अंतर है कि एक सुई है, उसमें तू धागा डालेगा तो डालता ही रहेगा, डालता ही रहेगा, वो मैं डालूँगा तो यूँ डालूँगा निकल जाएगा। तो स्टार और कलाकार में बड़ा अंतर क्या है? स्टार और कलाकार में बेसिकली देखिए क्या है, स्टार वो है जिसकी कोई अदा बिकती हो। क्या? वेल, बहुत बड़ा। अब जब यही आपकी संभावना है और यही आपकी सीमा है, क्या हुआ, बहुत। क्योंकि इससे अलग कुछ करोगे तो फिर बिकोगे नहीं, और बिकोगे नहीं तो स्टार नहीं रहोगे। तो स्टार का काम है कि तेरे नाम पे डिस्ट्रीब्यूटर सिनेमा को खरीद ले। एक्टिंग हम संजीव कुमार, बलराज साहनी, नसरुद्दीन शाह, परेश रावल से करवा लेंगे, वाह क्या बात। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर को दिखाने के लिए 2 चमकने वाले चेहरे चाहिए हीरो हीरोइन के, वो ले लेते। तो हम लोग कई सिनेमा देखते हैं जिसमें कैरेक्टर आर्टिस्ट इतना भारी पड़ता है कि हीरो हीरोइन कौन है परवाह ही नहीं होती। थिएटर में भी ये स्टार वाली बात है कि थिएटर का ये स्टार है, इसके नाम से टिकट बिक जाए, थिएटर में है? थिएटर में ये स्टारडम एक समय पारसी रंगमंच में और हमारे इसमें था, बंगला और मराठी रंगमंच में। आज भी होगा नहीं? आज उतना नहीं है। 1950-55 तक ज़बरदस्त था वो, कि मराठी में बाल गंधर्व के नाटक उनके नाम से देखे जाते थे। और आप कल्पना कर सकते हैं कि 1925 में बाल गंधर्व 30,000 रुपये की साड़ी पहनते थे। 1925 में ओह हो 30,000 रुपये की वो साड़ी पहन के मंच पे आते थे।
तो गिरीश घोष बांग्ला थिएटर में, शंभू मित्रा, उत्पल दत्त, इनके नाम पे थिएटर में आते थे। हिंदी में भी मैं जब आया, मनोहर सिंह, उत्तरा बावकर, सुलेखा सीकरी, रघुवीर यादव, इनके नाम पे लोग दिल्ली में टिकट लेके NSD लिबर्टी के नाटक देखने आते क्या थे। बात। लेकिन उसके बाद तो अब सब जगह स्थिति एक सी है, आप मेरा काम देखते हैं, मैं आपका काम देखता हूँ। ये चूँकि देखते हैं बस, करते नहीं हैं, इसलिए ये लिख देते हैं, ये आलोचक हो जाते हैं। तो हम 3 लोगों ने ही बना लिया है, मैंने किया, तूने देखा, तूने लिखा। हम समाज में पहुंच नहीं रहे हैं। देखिए, जितने लोग बड़ी बिल्डिंगों को बनाते हैं वो लोग शायद ही कभी बड़ी बिल्डिंगों में रहते हो। जी। जिन्होंने पुल बनाए वो कभी शायद ही उन पुलों से गाड़ियां लेके गुजरते हो। एक अंतिम प्रश्न सर, कि आपने कई एक्टर आपके साथ रहे हैं, आपके अधीन से उन्होंने एक्टिंग सीखी और आज फिल्म इंडस्ट्री में बड़े स्टार बन गए, बड़े मुकाम पर, इतने सेलेबल भी हैं और आज की तारीख में थिएटर के लिए अवेलेबल भी नहीं है। लेकिन जब एक समय आता है कि मान लीजिए आप थिएटर कर रहे हैं तो कहीं कलाकार धर्मशाला में भी ठहरता है और कोई छोटी जगह भी ठहर जाता है, वही एक्टर जब फिल्मों में जाता है तो जब उसको बड़े बड़े बैनर, बड़ी फिल्में मिलती हैं तो वो 5 स्टार 7 स्टार में ठहरता है, BMW गाड़ी आती है, वो उसका उस समय वो आदी हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब आप जैसे निदेशक कभी उस कलाकार को किसी नाटक के लिए याद करते हैं और मान लीजिए उसने आपको समय दे भी दिया, तो ये जो सुविधाएं जो पहले आप जहाँ रहता था वो मान लीजिए, और आज वो 5 स्टार 7 स्टार की उसको आदत पड़ गई, तो वो आपके उस माहौल में वापस ढल जाता है। इसमें भी 2 तरह के लोग हैं जी। एक तो वर्ग वो ऐसा है जो अपनी कमर्शियल सफलता को एक तरफ रखता है, लेकिन जहाँ थिएटर की बात है वो अपने खर्चे पे चला आएगा, रुक जाएगा, जैसे चाहे करके चला जाएगा। वेरी गुड, अपने खर्चे पे आ जाएगा, ये बात बढ़िया। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो पहले बात करेगा कि क्या एयरपोर्ट पे गाड़ी आएगी, वो गाड़ी कौन सी होगी। उस समय आपको लगता है कुछ? हाँ, नहीं, मेरे से तो कोई बोलेगा नहीं, तो मैं सही कर दूंगा। लेकिन एक वर्ग ऐसा होता है जी, फीस कितनी दोगे जी, अच्छा सुनो, वो मुझे एक AC कैब दिन भर के लिए चाहिए होगी। जी, तो हम लोग ऐसे लोगों से ज़्यादा संपर्क ही नहीं रखते हैं जी। इसलिए नहीं रखते कि भाई तू अब हमारे काम का नहीं है जी, तू बिकने वाला एक उत्पाद बन चुका है, जी, तो तेरे को जो खरीदने वाले हैं तो खरीदें, जी, हमारे लिए तो तू वही है जो जी, था, जी, तो हम तेरे को वैसे ही बुला रहे थे। जी, तो आता है तो आ, नहीं बच के तू निकल ले, माता के भक्त हैं, बातों के सत्य हैं, जी, बस खत्म बात। जी, जो थिएटर करता है उसके अंदर ये देखिए, मैंने पिछले वर्ष आशुतोष राणा को बुलाया, जी, मुकेश तिवारी को बुलाया, जी, उसके पहले आशीष विद्यार्थी को बुलाया। जी, वो कोई सवाल नहीं, उन लोग ने, मुझे बाद में पता चला कि वो लोग, उन लोग तो एग्जीक्यूटिव क्लास में चलते हैं, जी, मैंने तो इकोनॉमिक क्लास की टिकट भेजी थी। जी, 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 किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा, जी, उन्होंने खुद ही अपनी टिकट अपग्रेड करा ली, करा लिया, अपने खर्चे से आ गए। जी, किसी ने ऑफिस में क्लेम भी नहीं किया कि वो जो डिफरेंस है वो दे देना, जी, किसी ने जिक्र ही नहीं किया। जी, मुझे बाद में पता चला कि यार ये लोग तो इकोनॉमिक क्लास में आते ही नहीं है। जी, तो वेरी सिंपल। तो मैंने बाद में किससे बोला भी, तो उन्होंने कहा कि देखिए आलोक भाई, आपने थिएटर के नाम पे बुलाया था तो थिएटर के नाम पे ऐसे ही है, लेकिन अगर कोई आदमी कमर्शियली बुलाएगा तो फिर 10 लाख रुपए लेते हैं। नहीं, तो फिर हमारा सेक्रेटरी पहले बात करेगा। आशुतोष राणा जी 10 लाख रुपए लेते हैं कॉलेज में जाने का। सेक्रेटरी बात करेगा, साहब की डेट है कि नहीं, इतनी फीस है, ये है। लेकिन बोले दादा अपन तो थिएटर वाले हैं ना, तो थिएटर के लिए कुछ नहीं। ऐसा तो दोनों तरह के लोग हैं, और ये तो हमेशा से ही है। राम के समय भी रावण थे और कृष्ण के समय भी कंस थे। जी, तो हम लोगों ने कौन सी मूली गाजर ऐसी खाई है कि हमारे समय में दुर्जन ना होंगे। तुलसीदास ने ही कहा है कि सज्जन और दुर्जन दोनों को प्रणाम करता हूँ। जी, रामायण में उन्होंने लिखा है, बंदऊ सज्जन कुसज्जन चरणा, जी,
दुखप्रद उभय बीच कछु बरना। जी जी सज्जन और दुर्जन दोनों की वंदना करता हूँ, दोनों ही दुख देने वाले हैं, बस एक ही अंतर है, बिछुड़त एक दारुण दुख देगी। जो सज्जन है वो बिछुड़ते समय आपको दारुण दुख देगा कि यार ये इतना भला आदमी जा रहा है। जयंत देशमुख और जी, दूजो मिलत प्राण हर ले, जो दुर्जन है वो मिलते ही आपके प्राण हर लेगा। तो यही है अंतर। जयंत देशमुख जी का जो नाटक है वो आप उसमें नट सम्राट, नट सम्राट, उसके बारे में कुछ थोड़ा संक्षिप्त में इनके बारे में कुछ बता दीजिए। ये तो शकुंतला की अंगूठी है सुरेंद्र वर्मा का। नट ये सम्राट मैंने का पहले कुछ डायरेक्ट किया है ड्रामा स्कूल में ये सब। जी ये मैक्सिम सामने- गोर्की का, साम- मैक्सिम गोर्की का तलघर है, ड्रामा स्कूल में डायरेक्ट किया ऐसे ही है। करते हैं सामने, यूं ऐसा ये करते हैं। शकुंतला की अंगूठी ये है। जी नट ये सम्राट के बारे में बता दीजिए। प्रसाद का स्कंदगुप्त है। और ये इसी बैच के साथ बर्तोल्द ब्रेथ का खड़िया का घेरा है। नट सम्राट के बारे में और जयंत जी। नट सम्राट तो मूल रूप में मराठी नाटक है, विष्णु वामन शिरवाडीकर का, और उसको लोकप्रियता मिली थी 1970 में, जब डॉक्टर श्रीराम लागू ने उसको किया था मराठी में। जी हिंदी में वो कभी हुआ नहीं, तो जयंत और हमने विचार किया कोई नाटक करने का, तो दिमाग में आया कि नट सम्राट करते हैं। फिर आया कि उसका अनुवाद करवाना पड़ेगा, तो सच्चिदानंद जोशी हैं, उन्होंने उसका अनुवाद किया। फिर वो एक टीम बना के रिहर्सल करके नाटक हुआ। शुरू में सोचा था कि 2-4 शो होंगे, लेकिन दर्शकों ने उसको इतना पसंद किया, इतना पसंद किया कि उसके शोज चलते जा रहे हैं। 3 साल में भी हो गए हैं। और लॉकडाउन लगने के पहले हमारे 6 शो बुक थे और जी। टिकट भी बुक थी। जी 21 तारीख को धारवाड़ में शो था, जी उसके बाद हुबली में शो था, उसके बाद भुवनेश्वर में शो था, फिर पारादीप में डेथ ऑफ ए सेल्समैन का शो था। ये सारे शो होल्ड पे चले गए, अब बाद में होंगे। लेकिन नट सम्राट के शोज बहुत हो रहे हैं, क्योंकि वो एक अभिनेता की कहानी भी है, एक परिवार की कहानी भी है। तो हमारे यहाँ जो एक परिवारों में बुज़ुर्गों की स्थिति है, टूटते परिवार हैं, परिवार में प्यार होते हुए भी एक डिस्टेंस आ जाता है आर्थिक कारणों से या किसी सदस्य की पसंद नापसंदगी से, और इसको जूझ रहा है एक ऐसा आदमी जो मंच का सम्राट रहा है, जिसे नट सम्राट की उपाधि दी गई है। तो एक रियल एक्टर थे 1940 के दशक में, गणपतराव बेलवलकर, उनकी कहानी है ये। तो एक अभिनेता की सचमुच की कहानी कह सकते हैं आप इसको। तो नट सम्राट करते समय बहुत दुख और करुणा के भावों से गुजरना पड़ता है। उसमें हल्के फुल्के क्षण भी हैं, लेकिन वो कम हैं। ज़्यादातर समय अथाह दुख है। तो अपने आप को एज एन एक्टर इस तरह से भी रखना पड़ता है कि शो के बाद उससे निकल सकूं, नहीं तो आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। अक्सर मुझे उसके शो के बाद रोना आता है बहुत, तो वो रिलीज़ कर देता है मुझे, नहीं तो जमता जाएगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है फिर एज एन एक्टर साइकोलॉजिकली हैंडल करना उसको। नट सम्राट अपने आप में मराठी में जितना लोकप्रिय था, हिंदी में भी उतनी ही लोकप्रिय हो रहा है, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे उसमें रोल करने का मौका मिला और लोग उसको पसंद करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद आपने हम भोपाल में मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय सर के ऑफिस में हैं, यहाँ पर सर ने हमें समय दिया। इसी तरह से हम आपको अलग अलग विधाओं में हस्तियों से रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद।